ये जनवरी सन 1903 की बात है, जब मैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। ये मेरी पढ़ाई का आखिरी साल था और मैं बहुत असमंजस में था कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। मुझे चाइना जाना चाहिए या दक्षिण अफ्रीका। और तभी मेरी मुलाकात मिस्टर हेनरी फोरमैन से हुई, जो भारत के एक मिशनरी थे। वह बहुत ही सुलझे हुए और शांत स्वभाव वाले व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे भारत के बारे में बताया। यह एक गरीब, बीमारियों से ग्रसित, अनपढ़ और कृषि प्रधान देश था, जिसे कुछ ऐसे नौजवानों की आवश्यकता थी जो उनके जीवन को बदल सके। मिस्टर फोरमैन की ये बातें सुनकर मैंने भारत जाने का फैसला कर लिया। डॉक्टर सैम हिगिनबॉटम ने कभी सोचा नहीं था कि वो भारत आएंगे। उसका एक कारण ये भी था, उन्हें लगता था कि भारत में लोग बहुत ही विद्वान हैं और वो यहाँ आकर उनका सामना नहीं कर सकते। यहाँ के लोग दार्शनिक रूप से, क्योंकि भारत का दर्शन, भारत के साहित्य की चर्चा बहुत दूर दूर तक होती थी, तो डॉक्टर सैम हिगिनबॉटम के मन में शंका थी और घबराते थे वो। और 1903 में जब वो सोच रहे थे कि अपनी पढ़ाई करने के बाद कहाँ जाएंगे, तो भारत से एक मिशनरी फोरमैन, चार्ल्स फोरमैन के पुत्र, उनसे मिले और कहा कि भारत में अच्छे लोगों की, मिशनरियों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोग ईश्वर के बारे में और जानना चाहते हैं और यहाँ पर शिक्षा की और इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। उस समय डॉक्टर हिगिनबॉटम ने निश्चय किया कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने से पहले मैंने कुछ वक्त ओहायो में बिताया। उसी दौरान मेरी मुलाकात एथलीन से हुई। एथलीन बहुत ही शांत, सरल, समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। उसको देखकर मुझे एक सहज सा एहसास हुआ और ऐसा लगा कि मैं उसके साथ अपना पूरा जीवन बिता सकता था। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद 10 नवंबर 1903 को मैंने भारत के लिए अपना सफ़र शुरू किया। पहले मैं कलकत्ता पहुंचा, वहां से सीधा इलाहाबाद आ गया। इलाहाबाद एक धार्मिक शहर था, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम था। लाखों श्रद्धालु यहां अपने पाप धोने आते थे। उन्होंने इलाहाबाद आए थे, इलाहाबाद में कार्य करने के लिए नहीं। उन्होंने आए थे नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में एक मिशनरी कॉन्फ्रेंस होने वाला था, वहाँ पर जाने के लिए। और उन्होंने यहाँ पर यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, उनके साथ उन्होंने पंजाब गए थे मिशनरी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। मगर मिशनरियों ने जब ये देखा कि ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी हैं, तो इनको इलाहाबाद भेज दिया कि आप इलाहाबाद जाइए और वहाँ यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज, डिग्री कॉलेज हमने शुरू किया है, आप वहाँ जाके पढ़ाइए। अब चूँकि कमिटमेंट था कि आज्ञाकारिता का, कि चर्च की आज्ञा माननी है, उस आज्ञा को तोड़ना नहीं है, तो इसलिए उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, अब जब चर्च कह रहा है तो हम जाएंगे, लेकिन हमारी इच्छा नहीं है कि इलाहाबाद जाए। मगर खुदा की इच्छा थी, इलाहाबाद में बड़ा काम करना था। पढ़ाते समय मैंने ये महसूस किया कि यहाँ के विद्यार्थी बहुत ही ज़्यादा योग्य और होनहार थे, पर उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तो सैम हिगिनबॉटम साहब ने यहाँ कॉलेज में इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र पढ़ाना शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उनके सामने ये थी कि यहाँ पर अर्थशास्त्र की किताबें नहीं थी। जो किताबें थी, पहली बात वो अंग्रेज़ी में लिखी गई थी। जो किताबें थी उनमें जो भी उदाहरण थे, एग्जाम्पल्स थे, वो सब बाहर के देशों के थे, भारत के नहीं थे। तो बच्चों को पढ़ाने में उन्हें बहुत दिक्कत आती थी। लेकिन चूंकि सैम हिगिनबॉटम बहुत ही क्रिएटिव आदमी थे और सृजनात्मक रूप से सोचते थे, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को, छात्रों को क्लास के बाहर पढ़ाना शुरू किया। वो उन्हें बाहर गांव में ले जाते थे
और जो भी आर्थिक गतिविधियां वहां होती थी वो दिखाते थे। डॉक्टर सैम हिगिनबॉटम जो थे वो अक्सर नैनी जेल जाया करते थे, क्योंकि वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट थे कर्नल हडसन जो थे वो पूरा मैनेजमेंट देखते थे जेल का, और ख़ास तौर से वो एग्रीकल्चर भी देखा करते थे। हिगिनबॉटम साहब उनके मैनेजमेंट को देख के काफ़ी प्रसन्न थे। Colonel Hudson was a very innovative person, and he was able to produce vegetables and cereal crops of the very good quality, and his vegetables were sold out in the market. All the product of jail were sold out in the market, and they were getting lots of money out of it. And jail inmates were able to eat all the product that were grown in the jail itself. And he had a demonstration farm in those days, कर्नल हडसन। तो कर्नल हडसन के उस फार्म से डॉक्टर हिगिनबॉटम बहुत प्रभावित थे। तो they became very good friends, because Higginbottom was also then agriculture missionary. He was developing the agriculture institute. So उन्होंने जब डेवलप कर रहे थे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, तो उन्होंने इस हडसन साहब के साथ भी वो टेक्नोलॉजी शेयर की। हडसन ने इनके साथ शेयर किया, इन्होंने हडसन के साथ शेयर किया। They became very good friends. मैं अक्सर एथलीन को चिट्ठियां लिखा करता था और वह मुझे इन चिट्ठियों का जवाब देती थी। मेरे और उसके बीच में एक अटूट सा रिश्ता बन गया था। मैं छुट्टी लेकर कुछ दिन ओहायो गया, जहां मैं एथलीन से फिर से मिला। उसको देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वक्त रुक सा गया है। मुझे लगा कि अब मुझे पहल करनी ही होगी, और मैंने हिम्मत करके उसे एक चिट्ठी लिखी, जिसमें मैंने उससे बस इतना ही पूछा था कि क्या वो मुझसे शादी करेगी, और उसने हाँ कर दी। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मानो मुझे सब कुछ मिल गया हो। 1904 में बॉम्बे के एक प्रेस्बिटेरियन चर्च में हमारी शादी हुई। एक कहावत है कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन, कि जो शादी है या विवाह है वो स्वर्ग में बनाई जाती है। डॉक्टर सैम हिगिनबॉटम और उनकी पत्नी मिसेस एथिल हिगिनबॉटम के बारे में जब हम सोचते हैं, देखते हैं, तो उनके बारे में बिल्कुल सच बात लगती है। डॉक्टर सैम हिगिनबॉटम अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, और इस बात को वो बार बार अपनी जीवनी में भी लिखते हैं, अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, और अपनी बाकी किताबों में भी उनका जिक्र करते हैं। काफ़ी समय बाद अपनी आत्मकथा में डॉक्टर हिगिनबॉटम लिखते हैं कि मेरी पत्नी के प्रति मेरा जो आकर्षण था उसमें केवल व्यक्तिगत आकर्षण की बात नहीं थी। हम लोगों ने देखा कि हमारी जीवन के प्रति जो सोच है, जो हमारा उद्देश्य है, हम लोग ध्येय के रूप में देखते हैं, वो भी तकरीबन एक जैसा है। उनकी पत्नी एथिल हिगिनबॉटम उस समय शिकागो में गरीब बच्चों के साथ काम करती थी, और जो अनाथ थे या जिनको देखने वाला कोई नहीं था, तो बच्चों के साथ वो काम किया करती थी। और इस तरफ भारत में सैम हिगिनबॉटम भी भारत के पिछड़े और गरीब लोगों के लिए काम करते थे। तो उन दोनों को लगा कि हाँ, हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं, और एक अच्छी टीम बनकर हम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। तो एक शादी की, विवाह की एक नई परिभाषा डॉक्टर सैम हिगिनबॉटम और उनकी पत्नी को देखकर मिलती है कि एक पति पत्नी सामाजिक स्तर पर भी एक टीम के रूप में काम कर सकते हैं और सेवाएं दे सकते हैं। भारत एक ऐसा देश था जहां गरीबी की वजह से लोगों के रहने का स्तर और उनकी स्थिति बहुत खराब थी। ये लोग भुखमरी और अनेकों बीमारियों से जूझ रहे थे। भारत में 7 लाख गांव थे और 90% से ज़्यादा लोग इन्हीं छोटे छोटे गांवों में बसे हुए थे, जिनमें से 70% किसान थे। पर ये किसान अभी भी खेती के लिए पुराने तरीकों का इस्तेमाल कर रहे थे, और यही वजह थी कि उपजाऊ जमीन होने के बावजूद भी अच्छी फसल नहीं हो पा रही थी। अपने कम पढ़े लिखे होने की वजह से यह समझ नहीं थी कि इन समस्याओं का समाधान कैसे करें। India was
facing famines now and then, and most famines were because of the drought, at the same time lack of very low production, whether rice or wheat, whatever, and poor quality of soil management, soil preparation, no equipments in those days. In those days there were no soil turning plows, iron plow का इस्तेमाल नहीं होता था इंडिया में। जब हिगिनबॉटम आए थे तो यहाँ पर देसी हल था जो खाली सीधी सीधी एक लाइन खींचता था, खेत की जुताई ठीक से नहीं होती थी। मोल्डबोर्ड प्लाउ फर्स्ट टाइम इंडिया में डॉक्टर हिगिनबॉटम ने इंट्रोड्यूस किया था। सॉइल टर्निंग प्लाउ कहते हैं, मतलब ऐसे करके गया और उसने इसको सॉइल को टर्न कर दिया। जब सॉइल टर्न होती है तो उसकी जो पल्वराइजिंग क्वालिटी है सॉइल की अच्छी हो जाती है, पल्वराइज हो जाती है, तो उसमें सीड ठीक से पड़ता है, जर्मिनेशन अच्छा होता है। ही इंट्रोड्यूस्ड सॉइल टर्निंग प्लाउज इन इंडिया फर्स्ट टाइम। उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि अगर भारत में और इलाहाबाद में कृषि पर, किसानी पर, खेती बाड़ी पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ का आर्थिक जो स्तर है वो बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ का मौसम, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की सिंचाई व्यवस्था सब कुछ अच्छी किसानी के लिए अनुकूल है। कमी किस बात की है कि वैज्ञानिक रीति से खेतीबाड़ी की जाए। जुलाई 1909 में मैं छुट्टियां मनाने के लिए लेक ईरी गया, पर मैं ज़्यादा मज़े नहीं कर पाया क्योंकि मुझे मलेरिया हो गया और डॉक्टर ने मुझे 9 महीने आराम करने के लिए कह दिया। उस वक्त मैं अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां मुझे यह तय करना था कि मेरी ज़िंदगी का असली मकसद क्या है। इन 9 महीनों में मुझे बहुत सोचने का मौका मिला। अब मुझे लगने लगा कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद भारत की मदद करना ही है, पर जहन में यह सवाल भी था कि अगर मुझे भारत की मदद करनी है तो मुझे कॉलेज जाकर एग्रीकल्चर की पढ़ाई करनी होगी और 35 साल की उम्र में एक परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ कॉलेज वापस जाकर पढ़ना सही रहेगा। यह एक बहुत ही मुश्किल भरा फैसला था और मैं किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था, पर एथलिन ने मेरी हिम्मत बहुत बढ़ाई, मुझे प्रेरित किया और कहा कि जब तक मैं पढ़ाई कर रहा हूं तब तक वह परिवार अकेले संभाल लेगी। अंततः उनके मिशन के लोगों ने कहा कि सैम, अगर आप वाकई ये विश्वास करते हैं कि यहाँ पर कृषि की शिक्षा देनी चाहिए तो आप जाइए वापस अमेरिका में और वहाँ के लोगों को मनाने का प्रयास कीजिए। हो सकता है आपकी बात सुनकर वो आपका समर्थन देने के लिए तैयार हो सकता है वो आपको कुछ धनराशि भी उपलब्ध कराएं। सैम हिगिनबॉटम ने इस चुनौती को स्वीकार किया। यहाँ मिशनरी के तौर पर आने के बाद उन्होंने फिर से छात्र बनने का निर्णय लिया। वो यहाँ से वापस गए, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में उन्होंने कृषि की शिक्षा ली, बीएससी एग्रीकल्चर उन्होंने वहाँ से किया। Matter came also that how to raise funds for Agriculture Institute. Then he approached the churches. Churches refused. They said agriculture, medical is a mission, health is a mission. Ask money for hospital, we will give you. But what agriculture has to do with it? He says no, agriculture is essential. In India and Asian countries, every now and then there is a famine. People are dying because of lack of food, no good production. So if I go and teach the farmers technology, better technology, then they will have a better production. And therefore the poverty, at the same time this kind of famines can be avoided. तो उनका ये उद्देश्य था। अब उस उद्देश्य को मिशन के लोग नहीं समझ पाए आसानी से, चर्च नहीं समझ पाया। फिर भी जो कुछ मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस थी, चर्चेस थे, वो उनको इनवाइट करते थे कि भाई हमारे यहाँ आके प्रीच करिए। तो वो अच्छे पादरी भी थे, तो वो जाते थे और प्रीच करते थे और जो पैसा चर्च से मिलता था वो जमा करके अपने अकाउंट में इंडिया के लिए रख देते थे। उनकी लगन और उनकी प्रतिबद्धता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब वो अमेरिका में थे और पढ़ाई कर रहे थे, उसके साथ साथ
लगभग हर रोज़ यानी महीने में 30 मीटिंग उन्होंने की, जहां पर वो लोगों से बातचीत करते थे कि इलाहाबाद में कृषि संस्थान क्यों चलाया जाना चाहिए। और वहाँ के लोगों ने जब उनकी इस अपील को सुना और देखा कि सचमुच में सैम हिगिनबॉटम अपने इस स्वप्न को लेकर पूरी तरह से समर्पित हैं, तो वहाँ के लोगों ने उनको समर्थन देना शुरू किया। अपनी किताब में डॉक्टर सैम हिगिनबॉटम लिखते हैं कि पैसा जो उन्हें मिला वो ऐसे लोगों ने दिया जिनकी शायद सामर्थ्य वो पैसा देने की नहीं थी। वो बताते हैं कि एक सभागार में वो बोल रहे थे और वहां पर काम करने वाले एक छोटे से कर्मचारी ने उनकी बात सुनकर अपनी जेब से $10 निकाल के उन्हें दिए। और इसी तरह कई ऐसे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी सामर्थ्य से बढ़कर $5, $10, $2 इस तरह से पैसा इकट्ठा करके दिया। और अपनी पढ़ाई करने के बाद सैम हिगिनबॉटम अपनी किताब में लिखते हैं कि वो $30,000 लेकर यहाँ पर आए और उन्होंने अपना शिक्षा संस्थान शुरू किया। पहली बार जब मैं इलाहाबाद आया था तो मैंने यमुना के किनारे करीब 275 एकड़ की ज़मीन देखी थी। इस ज़मीन की मिट्टी तो उपजाऊ थी, पर वो ज़मीन फिर भी बंजर थी। मैंने ये ज़मीन $11,000 देकर खरीद ली। और वो ज़मीन खरीदी उन्होंने जिस पर खेती नहीं की जाती थी और लोग सोचते थे कि इस पर खेती नहीं की जा सकती, क्योंकि बहुत ही जंगली पौधे उस जगह पर थे और वो मिट्टी भी समतल नहीं थी। लेकिन डॉक्टर सैम हिगिनबॉटम कहते थे कि मैंने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि अगर मैं किसी अच्छी जगह को चुनता तो लोग कहते कि इस पे तो काम करना आसान है, लेकिन मैंने इस जगह को चुना ताकि लोग ये जान सकें कि वैज्ञानिक रीति से अगर हम खेतीबाड़ी करेंगे तो सचमुच में बहुत फ़र्क पड़ सकता है। मेरे पास कुछ 1 दर्जन अमेरिकी हल थे। हमने उन्हीं हलों का इस्तेमाल किया उपजाऊ मिट्टी को खोदकर निकालने के लिए। बचे हुए पैसों से हमने गाय, भैंस, बैल, बकरियां और कुछ भेड़ें खरीदी। देखते ही देखते हमारी मेहनत रंग लाई और जमीन उपजाऊ हो गई। इस जमीन पर हरी भरी फसल उगने लगी। मैंने आसपास के कुछ गरीब बच्चों को खेती के प्रयोगात्मक तरीके सिखाए। वहां पर रहने वाले किसान इन बच्चों और खेत में इस्तेमाल हो रही मशीनों को देखकर उत्सुक होकर हमारे पास आए। He was a great man of God। अच्छा, दूसरी चीज़ उनका ये था कि गॉस्पेल जो प्रीचिंग था, जो क्रिश्चियन फेथ के बारे में प्रीचिंग थी, वो ज़्यादातर मिशनरीज बिलीव करते थे कि भाई हम प्रीच करें, अपना फेथ प्रीच करें, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताएं। तो उनका ये कहना था कि इट इज़ नॉट इनफ, इट्स नॉट कंप्लीट गॉस्पेल। गॉस्पेल कंप्लीट्स विद प्रीचिंग, टीचिंग, हीलिंग, फीडिंग द हंग्री, healing the sick, all these things together becomes one gospel of Jesus Christ। तो हिगिनबॉटम took that way। अच्छा, उसके साथ साथ उन्होंने लेप्रेसी हॉस्पिटल भी खोल दिया। लेपर्स की सेवा करते थे वो, उनकी मसीज लेपर, वो लेपर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट रहे। लेपर्स को इलाहाबाद में कोई जगह नहीं थी, तो उन्होंने यहाँ पर ज़मीन खरीद के इधर लेप्रेसी का एक हॉस्पिटल खोल दिया। तो आजकल लेप्रेसी मिशन ऑफ इंडिया हो गया, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। वो हिगिनबॉटम साहब की देन है। लेपर्स को कोई छूता नहीं था उन दिनों, अपने गांव के अंदर, शहर के अंदर घुसने नहीं देते थे। तो ही ब्रॉड ऑल द लेपर्स और उनको आगे यहाँ पे बसा दिया। नहीं, उनकी सेवा टहल के लिए पैसा कलेक्ट किया, उनको सेवा किया उनकी खूब। तो उनका कहना था गॉस्पेल विद प्लाउ, मतलब यीशु मसीह का सुसमाचार टेक्नोलॉजी के साथ जाना चाहिए। अगर हम टेक्नोलॉजी लोगों को देंगे तो उससे प्रोडक्शन होगा, लोगों की भूख खत्म होगी, रोटी मिलेगी, द इंडिया विल बिकम सेल्फ रिलायंट। हम इस पर विश्वास नहीं करते कि हम गेहूं अमेरिका से लाएं और यहाँ बांटें। हिगिनबॉटम का ये विश्वास नहीं था। हिगिनबॉटम का ये विश्वास था कि हम इंडिया को टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग कर देंगे, एंड दैट इज द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। यही यीशु मसीह का सच्चा सुसमाचार है। ये इंस्टीट्यूट बंद तो गया था,
पर इसे और आगे बढ़ाने के लिए और पैसों की ज़रूरत थी। तो मैं अक्सर एथलीन के साथ यूनाइटेड स्टेट्स जाता रहता था ताकि मैं पैसे इकट्ठा कर पाऊं। पर फिर भी डोनेशंस मांगना इतना आसान काम नहीं था। एक एक हफ्ते में 40-40 लेक्चर देते थे वो, एवरी वीक, एंड ऑल द मनी ही यूज्ड टू कलेक्ट एंड ब्रिंग इट टू इंडिया। ये एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, ज़मीनें खरीदी गई, ये सब 700-600 एकड़ का कंपाउंड खरीदा गया, बिल्डिंग्स बनाई गई, ये सब उन्हीं का था। फिर हिगिनबॉटम की जो अपना रिटायरमेंट के बाद जो पीएफ वगैरह अपना था वो भी उन्होंने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, और आज उसका इंटरेस्ट जो है हम लोगों के पास आता है उनके फिक्स डिपॉजिट्स का ही। तो आज ये मतलब व्हाट अ सैक्रिफाइस ही हैज मेड। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने 3 महीने का असाइनमेंट लिया महाराजा ग्वालियर का, और 3 महीने के असाइनमेंट में 5000 एकड़ लैंड को उन्होंने कल्टीवेशन में ले आई। 5000 एकड़ लैंड ही ब्रॉट टू कल्टीवेशन इन ग्वालियर, एंड ऑल द मनी, वेरी लार्ज अमाउंट ही वाज गिवन टू हिम एज कंसल्टेंसी। तो वो सारी कंसल्टेंसी का पैसा लाके उन्होंने एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में जमा कर दिया, और उससे जो है हमारे बिल्डिंग वगैरह बनी। तो इतना सेक्रीफाइस था। मैं इस समस्या का पूरी तरह से समाधान करना चाहता था, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें सरकार की मदद लूं, पर वह भी इतना आसान नहीं था। सरकारी अधिकारी मेरे विचारों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। फिर काफी विचार विमर्श के बाद 1914 में हमारे इंस्टीट्यूट को सरकार की मान्यता प्राप्त हुई और 20,000 रुपए की सालाना ग्रांट अधिकृत की गई। 1932 में हमारे इंस्टीट्यूट को बीएससी इन एग्रीकल्चर की डिग्री देने की मान्यता प्राप्त हो गई। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट का स्टार्टिंग जो है विद ए फोकस टू इम्प्रूव द इकोनॉमी ऑफ रूरल इंडिया, ये उस उद्देश्य से उन्होंने हिगिनबॉटम साहब ने एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया था। इसको महात्मा गांधी बहुत पसंद करते थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब इंडिया का बना तब भी लोगों ने यहाँ से मॉडल लिया है। यहाँ ट्रेनिंग हुई उन लोगों की। जयप्रकाश नारायण जी की ट्रेनिंग यहाँ हुई सोशल वर्क की। गांधी जी अपने सारे चेलों को भेजते थे हिगिनबॉटम साहब को चिट्ठी लिख के, प्लीज़ गिव योर माइंड। ये नहीं लिखते थे ट्रेन करो इनको, प्लीज़ गिव योर माइंड टू माई डिसाइपल्स, मतलब अपना दिमाग इन लोगों को दे दो। महात्मा गांधी लेटर लिखते थे पोस्ट कार्ड्स पे ऐसे सीधे हिगिनबॉटम साहब को, मैं इस आदमी को भेज रहा हूँ, इसको आप अपना माइंड दीजिए। तो दे यूज्ड टू कम हियर एंड हैव ट्रेनिंग विद हिगिनबॉटम। एक और ऐतिहासिक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रॉब्ली 1916 में हिगिनबॉटम साहब को बनारस में बुलाया गया जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही थी, और उसमें बड़े बड़े लोग आए हुए थे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे, महात्मा गांधी जी वो भी उपस्थित थे, और हिगिनबॉटम साहब भी थे। और हिगिनबॉटम साहब को ये मौका मिला कि वो लेक्चर दे सकें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना में। हिगिनबॉटम वाज गुड फ्रेंड ऑफ महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, और मिसेस गांधी तो उनके घर आया करती थी। जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ घर में, उस घर में उनकी बेटी के साथ उनकी मित्रता थी, उसी एज की थी इंदिरा गांधी और हिगिनबॉटम साहब की बेटियाँ। सो दे यूज्ड टू हैव डिनर एंड आइसक्रीम फ्रॉम आवर डेयरी, एवरीथिंग। सो दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स। इनफैक्ट उन्होंने पूरा इंडिपेंडेंस को सपोर्ट भी किया था, और कांग्रेस पार्टी के वो इकोनॉमिक एडवाइज़र भी थे। बहुत लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी, महात्मा गांधी ने उनको इकोनॉमिक एडवाइज़र अपॉइंट किया था कांग्रेस का। ही वॉज द फोरमोस्ट फार्मर ऑफ इंडिया उस ज़माने में। तो ये सवाल उठता है कि हम जब उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में सोचते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, तो अभी हम क्या कर सकते हैं? अभी हमारे ये छोटा सा कॉलेज 100 साल बाद अभी एक यूनिवर्सिटी बन गया है। एग्रीकल्चर एक ब्रांच है, उसके साथ इंजीनियरिंग, उसके साथ थियोलॉजी, उसके साथ ह्यूमैनिटीज़, सब कुछ ये यूनिवर्सिटी में अभी है, और बच्चे लोग पढ़ते हैं, और हमारे ये शिक्षा अभी चल रही है। फिर भी हम सबका एक ही लक्ष्य है कि फीड द हंग्री एंड सर्व द लैंड।
इसी के आधार पर हम सिखाते हैं और सीखते हैं भी। तो इस बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने कितनी आशीष डॉक्टर सैम हिगिनबॉटम को दी। एक ख्याति उन्होंने प्राप्त करी और जो कार्य उन्होंने किया वो आज सब लोग इस बात को याद करते हैं। और वो जो एक पौधा, एक बीज जो बोया था, आज एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन गया है और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। Dr. Sam Higginbotham was a great visionary, and vision to see and courage to act are unparalleled in the recent history, I can boldly say. It is his vision that made the barren lands the blooming gardens today you see. And he looked at the need of the people here, ever-growing population here on one hand, and the potential of the land and the water on the other. That's how he said, till the land and feed the hungry. Of course, with the whole inspiration of gospel and plow, gospel being the driving force. So, he's a great inspiration, he was a great inspiration, he will be a great inspiration for generations to come. And we owe it to him. We thank God out of this institute. The visionaries like our present Vice Chancellor has come, who is carrying on this vision. So what you see today, whether it is a deemed university in 2000, year 2000, or 1997, it became a professional institute, then deemed university, and a state university in 2016, is all the translation of the same vision. I have not had any new thing. Only I have just translated the vision of the founder, Higginbotham. Therefore, I named it at the 100th year. I proposed the name to the Government of India that please change the name of our Allahabad Agriculture Institute into a Sam Higginbotham Institute of Agriculture, Technology and Sciences in the year 2000. Then it became a centenary year. This institution was named after the founder, Higginbotham. And now you have Sam Higginbotham University. So all these changes have taken place. Imagine, vision should not die. The moment vision dies, nations perish. So, this institute remains as a witness to our gospel. We are very happy that we have a worthy success in our present Vice Chancellor, and many more things to happen, and the best is yet to come. God bless our university. God bless the soul of our founder, and we thank and praise God that this university can be of this service to our nation. मैं इन बच्चों को इंस्टीट्यूट में पढ़ते हुए देखकर बहुत गर्व महसूस करता हूँ। मैं जब इन बच्चों को हमारे सिखाए हुए तरीकों को खेतों में इस्तेमाल करते हुए देखता हूँ, तब मुझे लगता है कि अब मेरा मकसद एक मिशनरी की तरह पूरा हो गया है और अब मैं इन लोगों के जीवन में एक बेहतर बदलाव ला पाया।